गुड मॉर्निंग सर। आवाज आ रही है सर? हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। आवाज आ रही है हमारी? हाँ जी जी आ रही। मीटिंग ऑन है मीटिंग? हाँ मीटिंग तो ऑन है। ओके ओके ओके, चलो गुड। एक इसमें सीसी अब इसी वन में ना एक रिवील प्रेफरेंस वर्सेस स्टेटेड प्रेफरेंस थ्योरी है। रिवील प्रेफरेंस वर्सेस स्टेटेड प्रेफरेंस थ्योरी है जो इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स में। तो उसी को आज करते हैं। और पहले हम बताएंगे, आज बताएंगे रिवील प्रेफरेंस थ्योरी, नेक्स्ट बताएंगे स्टेटेड, उसके बाद दोनों का डिफरेंस भी बताएंगे। ठीक है। तो रिवील मतलब होता है, रिवील मतलब होता है चीजों को बताना। ठीक है, रिवील, और उसका अपोजिट होता है कंसील। कंसील मतलब होता है चीजों को छुपाना। आपका अंग्रेजी में इस तरह से एंटोनिम सिनोनिम भी आ सकता है एग्जाम्स वगैरह में। तो रिवील प्रेफरेंस, प्रेफरेंस मतलब होता है कि हम अपना जो ये करते हैं, चॉइस जो होता है, हम क्या लेना चाहेंगे, वो अधिमान अधिमान प्रकट करते हैं। ठीक है। तो प्रकट अधिमान सिद्धांत भी इसको कहते हैं। तो ये क्या है, दो अप्रोचेज होते हैं जो पहले बताया, कंज्यूमर बिहेवियर में आता है। ये जो रिवील्ड प्रेफरेंस अप्रोच जो है, ये बाकी दोनों अप्रोच से डिफरेंट है। दैट इज रिवील्ड प्रेफरेंस अप्रोच इज क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम द टू अप्रोचेस। ये पीपीटी जो है हमने वो स्लाइड शेयर का लिया हुआ है, ऑनलाइन है, मेरा अपना बनाया हुआ नहीं है। ठीक है। एंड बट इट इज वेरी हेल्पफुल, वी कैन टीच विद दिस। तो अब सर रवि का एडमिट कर लीजिए, वेटिंग बता रहा। ओके 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 ओके, हाँ 3-4 बच्चे वेटिंग है। अमरजीत हो गया, कर लीजिए। और कोई है? अमरजीत कर दिया। रवि भी है सर, रवि है। रवि स्वयं तो दिख नहीं रहा है इसमें। खुद ही पहले ग्रुप में मैसेज किया, वेटिंग बता रहा। हाँ जितने हैं मैंने कर दिया, आते जाएगा, मैं करता जाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है। क्या कि उस समय कोई था भी नहीं सर। नहीं, मैं मैसेज ही तो थोड़ा देने में लेट हो गया मुझसे, एक्चुअली बीच में ना मुझे रीस्टार्ट करना पड़ हाँ गया। तो फटाफट में जाते हैं क्योंकि नेटवर्क का भी हाँ पंगा रहता है। वो एडमिट हाड़ा भी आ गया। गुड। तो इसमें क्या है ना, दो तीन इसी स्लाइड में देखना, 2-3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, नेट के लिए बहुत हेल्पफुल है। अल्फ्रेड मार्शल हु बिल्ट अप द थ्योरी ऑफ डिमांड ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। अब मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस किसने दिया? अल्फ्रेड मार्शल ने। ठीक है। ये लाइन एकदम ध्यान जी से रखो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाद में वीडियो में शेयर कर दूंगा तो उससे भी मिल जाएगा। और ये स्लाइड जो है नेट पे है, मेरा बनाया हुआ नहीं है, तो आपको नेट पे भी मिल जाएगा स्लाइड शेयर। दूसरे बात आता है J.R. हिक्स हु रिकंस्ट्रक्टेड द थ्योरी। इसी थ्योरी को फिर से उन्होंने रिकंस्ट्रक्ट किया। एंड कंज्यूमर बिहेवियर ऑन द बेसिस ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व भी बताया था। मार्जिनल यूटिलिटी में एक ही आइटम था, एक ही प्रोडक्ट पे हम फोकस करते थे, एक ही चीज कंज्यूम करते थे। इसमें हमारे पास 2 आइटम का चॉइस रहता था इंडिफरेंस कर्व। अब क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दिस? अब तीसरा रिवील्ड प्रेफरेंस क्या है? 2 ऑब्जेक्टिव क्लियर कर दिया आपको। नाउ द रिवील्ड जी प्रेफरेंस अप्रोच हैज बीन प्रोपाउंडेड बाय अमेरिकन इकोनॉमिस्ट। किसने किया था? अमेरिकन थे। अब थे कौन? प्रोफेसर पॉल ए समुएल्सन। अब देखो, एक तो इन्होंने पुट फॉरवर्ड किया थ्योरी, दूसरी बात किस में लिखा ये आर्टिकल? कंजम्पशन थ्योरी इन टर्म्स ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस। ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। एंड 1938 ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। जो मैं बोलता जा रहा हूँ सब नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एंड दिस थ्योरी रिलायज ऑन मार्केट बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर। जो मार्केट में कंज्यूमर किस तरह का बिहेव करता है उस पर डिपेंड करता है। कंज्यूमर बिहेवियर का ही थ्योरी है, लेकिन मार्केट बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर टू नो
ये जानने के लिए अबाउट हिज प्रेफरेंस विद रिगार्ड टू द वेरियस कॉम्बिनेशंस फॉर द टू रिएक्शंस एंड रिस्पॉन्स ऑफ द कंज्यूमर। ये मतलब मार्केट कैसे बिहेव करेगा दो आइटम के कॉम्बिनेशंस में, उसको ये एनालाइज करता है। तो हम देखेंगे जस्ट क्या लिखा हुआ है कि प्रोफेसर पॉल ए सैमुएल्सन इन हिज आर्टिकल कंजम्पशन थ्योरी इन टर्म्स ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस इन 1938 and this theory relies on the market behavior of the consumer. This line also is an objective question. This theory relies on the market behavior of the consumer to know about his preferences, उसका preferences जानने के लिए with regard to the various combination for the two reactions and responses of the consumer. ये यहाँ जहाँ मैं ऑब्जेक्टिव बोलते रहा हूँ, वेरी ये रखना, मतलब माइन्यूट नजर रखना और इसको ध्यान में रखना। द कंज्यूमर, अब क्या क्या कोई भी सिद्धांत होता है तो उसकी कुछ मान्यताएं होती है, अभी तक हमने आपको पढ़ाया है। तो व्हाट आर द assumptions in this revealed preference theory are the consumer has only two combination of commodities। तो अपने पैसे को वो दो चीजों पे खर्च करेगा, दो चीजों पे खर्च करेगा और उसका कॉम्बिनेशन बनाएगा। ठीक है, कई सारा को इंडिफरेंस कर्म में भी वही करता था, संयोग बनाता था, ए कितना लेंगे, बी कितना लेंगे, बी कितना लेंगे, ए कितना लेंगे, ए ज्यादा लेना है तो बी को कम करना है, बी ज्यादा लेना है तो ए को कम करना है। ठीक है, उसके बाद इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइसेस ऑफ द टू कमोडिटीज आर कांस्टेंट ड्यूरिंग द, जिस पीरियड को हम स्टडी कर रहे हैं उस पीरियड में, हेलो हेलो जी सर, ओके ओके जी सर बोलिए। हाँ, उस पीरियड में, जिस पीरियड को हम स्टडी करें, या टाइम कांस्टेंट रहेगा, टाइम फिक्स रहेगा, और उस पर्टिकुलर टाइम में जब हम स्टडी कर रहे हैं इस बिहेवियर को, उस समय जो होगा वो उपभोक्ता की आय जो है और उस दोनों वस्तुओं की कीमत जो है वो स्थिर रहेगी। ठीक है, एंड टेस्ट, कंज्यूमर का टेस्ट जो होगा वो भी अनचेंज रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा, उसकी रुचि में, उसके टेस्ट में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। 6 पार्टिसिपेंट्स वेटिंग, ओके चलो। तो उसके कंज्यूमर के टेस्ट में भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो इसको लॉजिकली लिखा हुआ है कि द टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर आर गिवन, एंड टेस्ट पता है और उसमें चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं कि टेस्ट पहले से नहीं पता है, टेस्ट पता है और उसमें कोई चेंज नहीं होगा उस पर्टिकुलर पीरियड में। चेंज के लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन उस पर जिस पीरियड का हम स्टडी कर रहे हैं उस पीरियड में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। देन कंज्यूमर शुड चूज ओनली वन कॉम्बिनेशन ऑफ द कमोडिटीज इन द गिवन प्राइस इनकम सिचुएशन। और जो आमदनी है और प्राइस के हिसाब से जो दो वस्तु पे वो खर्च करेगा, उसमें से कोई अंत में एक ही कॉम्बिनेशन को चुनेगा, इतना ए इतना बी। ऐसा नहीं कि इतना ए इतना बी एक बार ले लिया, इतना ए इतना बी और ले लिया, ऐसा नहीं कर सकते। एक ही कॉम्बिनेशन को अंत में चुनेगा। एंड बेस्ड ऑन द ऑब्जर्व्ड फैक्ट्स एंड ऑर्डिनल एनालिसिस, जो फैक्ट्स जो है इसको जब हम स्टडी करेंगे, वो फैक्ट्स हमारा अवलोकित फैक्ट्स है, रियल में जो हमने उसको ऑब्जर्व किया है, और ऑर्डिनल मतलब क्रम, पहला दूसरा तीसरा, ऑर्डिनल एनालिसिस होगा। ठीक है, कार्डिनल ऑर्डिनल दो तरह का एनालिसिस होता है ना, तो ऑर्डिनल एनालिसिस होगा। अब यहाँ क्या है, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी इज ऑन ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। देन इन द रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, income of the consumer and prices of the commodities are fixed, constant। ठीक है, ये सारे assumptions में भी 2-3 objective questions है, be comfortable। ठीक है, be careful and note कर लो इसको। further assumptions क्या है, a consumer can be persuaded मतलब उसको मनाया जा सकता है, consumer can be persuaded to buy more of a commodity if its price is subjected to substantial cut। a consumer can be persuaded to buy more of the commodity। एक कंज्यूमर जो उपभोक्ता है उसको मनाया जा सकता है उस और ज्यादा क्वांटिटी कमोडिटी का क्वांटिटी लेने के लिए, अगर प्राइस में कुछ कमी आती है, सब्सटेंशियल कट इन द प्राइस। ठीक है, उसके बाद कहता है कि चॉइस ऑफ द कंज्यूमर रिवील्स हिज प्रेफरेंस एंड मार्केट बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर। अब जो हम चॉइस करता है, कंज्यूमर जिस चीज का चॉइस करता है वो ये बताता है, दैट इज, अब आते हैं हम लोग रिवील प्रेफरेंस पे, वो ये रिवील करता है कि कंज्यूमर का प्रेफरेंस क्या है, वो किस चीज को पसंद करता है, और मार्केट बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर, और मार्केट किस तरह से उनको रिएक्ट करेगा, किस तरह से उनके साथ व्यवहार करेगा। तो ये जो है, जो कॉम्बिनेशन वो चुनता है, वो ये बताता है कि इसका बिहेवियर कैसा है, इसका प्रेफरेंस कैसा है, किस चीजों को पसंद करता है, और मार्केट उस तरह से किस तरह से बिहेव करेगा। Then consistency states strong ordering preference hypothesis of the Samuelson। अब ये चीज है, strong preference hypothesis
ये किसने दिया? अगर इस तरह से रीनेम करके आपको पूछता है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग प्रेफरेंस हाइपोथेसिस सैमुअल्सन। ये कंसिस्टेंसी मतलब एक रूपता, एक तरह से जो समानता बनी रहती है, और ये बताता है स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग प्रेफरेंस, मतलब हम चीजों को एक अपने जो प्रेफरेंस के हिसाब से उसको हम ऑर्डर देते रहते हैं, और वो उसको स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग हाइपोथेसिस कहा है इन्होंने। Then transitivity states that no two observations of the choice behavior can conflict with regard to an individual's contribution, और दो कॉम्बिनेशन जो है एक दूसरे से टकराएगा नहीं, कंफ्लिक्ट नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है अब एक्सप्लेनेशन इन्होंने कैसे किया है। देखो फिर इसका ये भी दिया हुआ है ग्राफ, आगे जस्ट देख लो। ये दिस इज नॉट नेट वगैरह के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए जो मैं बोलता जा रहा हूँ ऑब्जेक्टिव 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 उसको फोकस कीजिए, और जिनका इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स है उनको डिटेल्स में नोट लिखना पड़ सकता है इस पे। तो कैसे किया है कि व्हेन अ कंज्यूमर परचेसेस सम कमोडिटीज आइदर बिकॉज ही लाइक्स देम और like them more than other cheaper than other commodities। देखो दो तरह से चीजों को खरीदते हैं, या तो आप उसको पसंद करते हैं, उस पर पैसे खर्च करते हैं, या ये दो चीजों के केस में एक दूसरे से सस्ता है इसलिए उसको खरीदते हैं, ऐसा करते हैं। एंड देयर आर टू कॉम्बिनेशन, मान लो एक्स और वाई दो कमोडिटी है, और कंज्यूमर बाइज एक्स एंड नॉट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड नॉट कॉम्बिनेशन ऑफ वाई। अब यहाँ कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, दो कॉम्बिनेशन, मतलब सपोज दो अलग अलग कॉमोडिटी है तो एक्स वाई जो है वो कॉम्बिनेशन है, मतलब सपोज ए और बी कॉमोडिटी है, तो मान लो 3 ए लिया 2 बी लिया, तो ये एक कॉम्बिनेशन हो गया, इसको वाई एक्स बोल दिया, और इसी तरह से नंबर ऑफ ए कुछ और होगा, नंबर ऑफ बी कुछ और होगा, तो उसको एक कॉम्बिनेशन बोल दिया, उसको बोल दिया वाई। ठीक है, अब कंज्यूमर बाइज कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड नॉट कॉम्बिनेशन ऑफ वाई, दोनों में से कोई एक ही चीज खरीदोगे आप। ठीक है, और assuming that both the commodities are equally same cost and equally good। अब मान लो कि दोनों एक ही जैसा है, ये जो कीमत भी एक ही है और उसकी क्वालिटी भी एक ही है। तो if the consumer buys X combination rather than Y commodities, अगर if the consumer buys X combination rather than Y commodity because he likes X combination better and revealed preference took place। अब देखो क्या होता है, हमने क्या बोला अभी, revealed preference theory, मतलब कि अपने प्रेफरेंस को रिवील करता है, बताता है। तो मान लो अगर वो क्या, इससे पहले क्या है, assuming that both the commodities are equally same cost, अब क्या करता है कंज्यूमर, क्या करता है X कॉम्बिनेशन को लेता है, Y को नहीं लेता है। X को लिया, Y को नहीं लिया, मतलब क्या हुआ, वो बताया कि हमको X पसंद है, अपना जो प्रेफरेंस है, अपना जो अधिमान है वो प्रकट किया कि मुझे एक्स पसंद है वाई की तुलना में। अब मार्केट देखेगा भाई कि भाई इसका रिक्वायरमेंट ज्यादा हो रहा है, इसकी डिमांड ज्यादा हो रही है, तो मार्केट उसे अकॉर्डिंगली बिहेव करेगा उसके साथ। ठीक है, तो यहाँ आता है रिवील्ड प्रेफरेंस टू प्लेस, मतलब उसने अपने प्रेफरेंस को रिवील कर दिया। ठीक है, द प्राइस लाइन पीएल रिफ्लेक्ट्स द इनकम प्राइस सिचुएशन फॉर द कंज्यूमर। अब ये लाइन आप लोगों को पता ही है कि या तो सारा पैसा आप एक पे खर्च कर दो या सारा पैसा दूसरे पे खर्च कर दो, इस तरह का एक प्राइस लाइन बनता है। सारा पैसा या तो इस पे खर्च कर दो या सारा पैसा इस पे खर्च कर दो, या कॉम्बिनेशंस लोगे तो कुछ इस तरह के कॉम्बिनेशंस बनते जाएंगे, बनते हैं ना ऐसे, ये हमने बताया हुआ है। तो आगे पढ़ लेते हैं फिर बताते हैं आपको कि ये चीज क्या बताया। द कंज्यूमर कैन चूज एनी कॉम्बिनेशन लाइंग ऑन द प्राइस लाइन CAB बिलो एंड टू द लेफ्ट ऑफ द प्राइस लाइन CEDF। ये है क्या, देखो CAB ये प्राइस लाइन है, और इसके नीचे कहीं भी आप ले सकते हैं। तो जो प्राइस लाइन मतलब बताता है कि आप इसके बाहर अगर किसी वस्तु की कीमत है, इससे बाहर अगर एक्स वाई की संख्या लेना चाहते हो, इससे बाहर, तो इस जोन में आप नहीं ले सकते हो क्योंकि ये आपके दायरे से बाहर आता है। ये जो लाइन है, इस लाइन के नीचे ही कोई आप कॉम्बिनेशंस को सिलेक्ट कर सकते हो। मैं जो दिखा रहा हूँ, दिख रहा है आप लोगों को, यू आर गेटिंग? ये जो सेटेड लाइन, जी सर। आपका प्राइस लाइन ये बताता है, प्राइस लाइन ये बताता है कि आप इसके बाहर जो वस्तु है वो नहीं खरीद सकते। मान लो ये गुड एक्स है, ये गुड वाई है, हम चाह रहे हैं कि मतलब यहाँ तक का एक्स कर दें और यहाँ तक का वाई कर दें, जो देखो एरो एंड बना हुआ है, लेकिन हम वहां नहीं खरीद सकते क्योंकि हमारा जो प्राइस लाइन है, हम इससे ज्यादा ऊपर जा ही नहीं सकते। ठीक है, ये अनअटेनेबल पॉइंट है हमारा, हम यहाँ अटेंड नहीं कर सकते हैं। आपको
इसका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर्स पर पढ़ाए होंगे तो उसमें भी देखे होंगे उत्पादकता के उत्पादन के दृष्टिकोण से। तो ये प्राइस लाइन के अंदर ही हम कोई लेंगे, या तो हम इस पे ले सकते हैं अलोंग द प्राइस लाइन कोई कॉम्बिनेशन लेंगे, या बिलो द प्राइस लाइन कोई कॉम्बिनेशन लेंगे। ठीक है, यही चीज इसने यहाँ लिखा है। या तो आप CAB के बिलो ले सकते हैं या उस पे ले सकते हैं। एंड द कंज्यूमर कैन परचेज एनी कॉम्बिनेशन विद इन द ट्रायंगल अब नोन एज कंज्यूमर्स चॉइस ट्रायंगल। अब इसको क्या कहते हैं, दिस एक ट्रायंगल बन गया y एक्सिस x एक्सिस। अब ये जो ट्रायंगल बना है POL, इसको कहते हैं कंज्यूमर चॉइस ट्रायंगल। आप इसी ट्रायंगल में रह सकते हैं, इस त्रिकोण से बाहर आप नहीं जा सकते। तो इस तरह से जो प्राइस लाइन के साथ ओरिजिन के साथ जो ट्रायंगल बना उसको कहेंगे कंज्यूमर चॉइस ट्रायंगल। ठीक है, एंड these are all alternative combinations and the consumer is free to choose। अब इस ट्रायंगल के अंदर कोई भी कॉम्बिनेशंस लेने के लिए जो है वो कंज्यूमर फ्री है, उसको कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, एंड कॉम्बिनेशंस लाइंग ऑन द प्राइस लाइन इज इक्वली कॉस्टली। जो प्राइस लाइन के पर है वो इक्वली कॉस्टली है, एंड प्राइस लाइन के नीचे जो है the combinations lying the price below the price line is inferior zone। मतलब आपका क्या है, जब आपके पास पैसा होता है आप क्या करते हैं, आप बेहतर से बेहतर चीज खरीदने की कोशिश करेंगे। और अगर आप यहाँ कोई कॉम्बिनेशन लेते हैं, यहाँ कॉम्बिनेशन लेते हैं, मतलब कि आपकी काबिलियत है, आपकी क्षमता है यहाँ तक खरीदने की, बेहतर चीज खरीदने की, लेकिन आप इंफीरियर जोन में हैं या इस चीज को पसंद करें, तो ये जो कहलाएगा आपका अलोंग द प्राइस लाइन जो लीजिएंगे वो कहलाएगा कि प्राइस इज इक्वली कॉस्टली। दोनों कॉम्बिनेशन जो है बराबर, दोनों वस्तु की कीमत जो है बराबर है। और उससे नीचे अगर कंज्यूमर जो प्राइस लाइन है आपका, प्राइस लाइन के नीचे अगर कोई चीज सेलेक्ट करते हैं तो वो इंफीरियर जोन कहलाता है। ठीक है, तो आपको कह सकता है कि द जोन बिलो द प्राइस लाइन इन द कंज्यूमर चॉइस ट्रायंगल, जोन बिलो द प्राइस लाइन इन द कंज्यूमर चॉइस ट्रायंगल इज नोन एज, ऑब्जेक्टिव हो जाएगा इंफीरियर जोन। ठीक है, zone below the price line in the consumer choice triangle is known as inferior zone। नेट वाले के लिए ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। द कॉम्बिनेशन लाइन अबव द प्राइस इज सुपीरियर जोन, वो आप ले नहीं सकते। जो प्राइस लाइन पे है उस पे जो भी कॉम्बिनेशन आप ले रहे हैं दोनों की कीमत बराबर है, और जो प्राइस लाइन के नीचे है वो आपका इंफीरियर जोन है, और जो प्राइस लाइन के ऊपर है आपको वो सुपीरियर जोन है। और द गैप बिटवीन प्रेफर्ड जोन एंड इंफीरियर जोन, आपका जो प्रेफर्ड जोन जो जहां आप प्रेफर कर रहे हैं और इंफीरियर जोन के बीच का जो जोन कहलाएगा इग्नोरेंस जोन कहलाएगा। ये नोट कर लो ऑब्जेक्टिव्स नेट वालों के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ पार्ट्स हैं जहां से ऑब्जेक्टिव्स बहुत बनते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, और इसी में से 3-4 आपको रिपीटेड नेट के क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो गैप बिटवीन प्रेफर्ड जोन एंड इंफीरियर जोन इज सेड टू बी इग्नोरेंस जोन। ठीक है, अबोधता का क्षेत्र कहलाता है। हम वहां हमको हमें उसका बोध नहीं है, हमें नहीं पता है कैसे है। देखो यहाँ क्या बता रहा है, ये आपका प्राइस लाइन हो गया, ये बिलो जोन हो गया, ये सुपीरियर जोन हो गया, और इंडिफरेंस कर्व अगर बनेगा, कई कॉम्बिनेशन से कर्व बनाइएगा तो जो टेंजेंट जहां टच करेगा वो उस पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होगा, तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आपको ए पे मिलेगा। ठीक है, अब क्या हो गया, ये इसके नीचे प्राइस लाइन के नीचे इंफीरियर जोन हो गया, देख लो बढ़िया से दिखाया गया। ये आपका क्या है, ये जो है आपका प्रेफर्ड जोन है जहां आप ले रहे हैं। ठीक है, और ये दोनों के बीच का जो गैप बन गया ये कहलाएगा आपका इग्नोरेंस जोन। हमें नहीं पता है इस बारे में, हमको ये कॉम्बिनेशन लेना भी चाहिए था कि नहीं लेना चाहिए था, इस तरह के सिचुएशंस इसमें बनते हैं। समझ गए? नेक्स्ट, अब क्या है कि मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। अब कोई भी थ्योरी है, कोई भी सिद्धांत है तो उसके कुछ गुण होंगे, कुछ दोष होंगे। नेट वालों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जिनका एग्जाम जिनका एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स है उनके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको रिवील प्रेफरेंस थ्योरी पे नोट्स लिखने के लिए बोलेगा तो आपको बेसिक्स, डेफिनेशन, एजम्पशंस, थोड़ा सा ग्राफ एक्सप्लेनेशन, मेरिट डिमेरिट्स लिखना पड़ेगा। तो मेरिट्स क्या है, ये रियलिस्टिक है, व्यवहारिक है, साइंटिफिक है, मतलब कि वैज्ञानिक है, मोर कंसिस्टेंट है, एक रूपता है इसमें, एंड बेस्ड ऑन फ्यूअर एजम्पशंस, मान्यताएं बहुत कम है। ये इसकी पार्टिसिपेंट्स और कुछ है क्या? ओके, एडमिट कर दिया, वेरी गुड। देन डिमेरिट्स क्या क्या है,
ये देखिए, रूल्ड आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ इंडिफरेंस इन द बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर। इसमें इन्होंने उदासीनता की चर्चा नहीं की है कि एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को लेंगे तो बाकी कॉम्बिनेशन के प्रति हम इंडिफरेंट होंगे, हम तटस्थ नहीं होंगे, इस चीज के बारे में इन्होंने चर्चा नहीं किया है। दूसरा क्या है, फेल्स टू ब्रिंग डिस्टिंक्शन बिटवीन। अब आपको याद होगा हम लोगों ने आपको पढ़ाया था इनकम इफेक्ट। आपके इनकम में अगर चेंजेस होता है तो आपके परचेजिंग कैपेसिटी में चेंज होता है और अकॉर्डिंगली डिमांड लाइन जो है शिफ्ट हो जाता है। तो इनकम इफेक्ट कहते हैं उसको, या किसी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी पढ़ाया होगा कि इस वस्तु दूसरी वस्तु ज्यादा लेना है तो पहले वाले वस्तु को हम कम करना पड़ता है, तो वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट करता है। तो इसमें इन्होंने इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के बारे में नहीं बताया है, ये इसका डिमेरिट्स है। उसके बाद क्या है, डील्स ओनली विद द इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ये मार्केट डिमांड कर्व के बारे में बात नहीं करता है, सप्लाई कर्व के बारे में बात नहीं करता, केवल एक व्यक्ति के डिमांड कर्व के बारे में बात करता है। डिमांड जो होता है क्या होता है, मार्केट डिमांड होता है, इंडिविजुअल डिमांड होता है। तो ये केवल इंडिविजुअल डिमांड के बारे में चर्चा करता है। देन आता है टेक्स इनटू अकाउंट ओनली द कंज्यूमर हुज मार्केट बिहेवियर इज गवर्न्ड स्ट्रिक्टली बाय द करंट मार्केट कंडीशन। जो मार्केट कंडीशंस, मार्केट उसी तरह से बिहेव करेगा, इसको केवल उसी चीजों को ये कंसीडर करता है जो करंट मार्केट सिचुएशंस को कंसीडर करता है। मतलब आप नट सेल में ये देख लीजिए, लिखने के लिए आप नोट कर लीजिए, अदरवाइज नट सेल में ये देखिए करंट मार्केट सिचुएशन को ही स्टडी करता है, तो पिछला और आगे क्या होगा उसको ये कंसीडर नहीं करता है, ये इसके डिमेरिट्स है। आगे क्या है, कंक्लूड करते हैं हम। आई विल कंक्लूड विद दिस स्लाइड जो इन्होंने बनाया है, मुझे ठीक लगा इनका कि कम स्लाइड्स में सारी बातें कही हुई है। तो कंक्लूजन क्या है कि प्रोफेसर सैमुएल्सन ने बताया का प्रोफेसर सैमुएल्सन रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, जो प्रोफेसर सैमुएल्सन का रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी है, इज रियली एन इंप्रूवमेंट अपॉन द इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस से थोड़ा सा बेटर है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इट हैज मोर इम्प्लीकेशन फॉर वेलफेयर इकोनॉमिक्स। इन्होंने कल्याणकारी अर्थशास्त्र के बारे में उस पर थोड़ा सा असर पड़ता है कि भाई कितना पैसा है, कौन सा कॉम्बिनेशन लेंगे, कॉस्ट इंफीरियर टोन क्या है, ये जब सारे एनालिसिस किया है तो इसका क्या इम्प्लीकेशन, मतलब इसका प्रभाव पड़ेगा, किस पे प्रभाव पड़ेगा, वेलफेयर इकोनॉमिक्स पे पड़ेगा। द मेथड ऑफ एक्चुअल ऑब्जर्वेशन, जो तरीका इन्होंने अपनाया, जो पद्धति अपनाई है अवलोकन की, मेक्स इट सुपीरियर टू अदर डिमांड थ्योरी। दूसरे डिमांड सिद्धांत जो है उससे इसको सुपीरियर बनाता है ऑब्जर्वेशन करने का तरीका। और रिवील प्रेफरेंस थ्योरी इज रिस्ट्रिक्टिव, प्रतिबंधित है, मतलब एक दायरे में ही आप अपने आप को, अपने प्रेफरेंस को आप रिवील कर सकते हैं। तो रिवील प्रेफरेंस थ्योरी इज रिस्ट्रिक्टिव इसलिए कहा गया है। आई एम विजिबल? जी सर। ओके, ऑडिबल? जी सर जी। ओके, तो लास्ट लाइन जिस्ट ये है कि इन सैमुएल्सन्स रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी व्हाट इज गेन्ड इज रिगर एंड मेथोडोलॉजी इज लॉस्ट इन द नैरोनेस ऑफ द स्कोप ऑफ इट्स एप्लीकेशन। अब ये इसका एक जिस्ट निकाला हुआ है कि ये जो मतलब गेन करने की कोशिश तो किया है, लेकिन क्या है कि जो मेथोडोलॉजी जो अपनाया है और वो कहीं ना कहीं इसके एक दायरे में रहने की वजह से वो इसका जो इसकी उपयोगिता है, इसका एप्लीकेशन जो है वो कहीं ना कहीं गायब हो गया है। तो व्हाट इज टेक अवे ऑफ दीज स्लाइड्स आर, फर्स्ट हु पुट फॉरवर्डेड द रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी नेट वालों के लिए, देन पब्लिक चॉइस ट्रायंगल जो बताया वो, देन इंफीरियर जोन, सुपीरियर जोन, इस तरह के जो, उसके बाद यूटिलिटी एनालिसिस किसने दिया, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस किसने दिया, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस किसने दिया, इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे। और जो जिनका ये पेपर है उनके लिए ये ऑल जितने भी 10-11 स्लाइड्स हैं, इस सबको आप लिख देंगे तो आपका रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी पे पूरा का पूरा नोट तैयार हो जाएगा। जब ये आपको वीडियो मिलेगा तो भी ये सारे आपको मिलेंगे, ठीक है। और अगर आप स्लाइड शेयर पे ले लेंगे तो ऑलरेडी आई कांट टेक परमिशन जिन्होंने बनाया है, बट आई एम थैंकफुल टू देम जिनका स्लाइड में यूज कर रहा हूँ। और यहाँ से आप लिखेंगे तो कंप्लीट आपका एक टॉपिक बन जाएगा। नेक्स्ट हम कराएंगे आपका स्टेटेड प्रेफरेंस थ्योरी, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, स्टेटेड प्रेफरेंस थ्योरी, एंड देन आपके सिलेबस में है उन दोनों का डिफरेंस क्या है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी और स्टेटेड प्रेफरेंस थ्योरी। ठीक है,
ये इससे आगे नहीं करेंगे। और आप लोगों को कुछ कहना है तो बताइए, क्योंकि अब धीरे धीरे आप लोगों का क्लास बंद हो जाएगा और सेल्फ स्टडी कीजिए, एग्जाम की तैयारी कीजिए। समर वेकेशन का कुछ नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है, लेकिन आने वाला होगा। ठीक है। हेलो जी यस जी सर। सर। अमरजीत, ऑनलाइन भी क्लास पंकज, नहीं बेटा ऐसा है कि अब ऐसे लेटेस्ट कुछ इंस्ट्रक्शन हम लोगों को नहीं मिला है, और ये मान के चला जा रहा है कि हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं तो आपका क्लासेस चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे में तो 30 तारीख के बाद तो Yes, आप sir. लोगों की ऐसे भी छुट्टी हो जाती है ना, 1 तारीख से छुट्टी हो जाती है समर वेकेशन की। तो लेट अस सी क्या इंस्ट्रक्शंस आता है। अनऑफिशियली कुछ डिस्कशंस होगा तो हम लोग कनेक्ट करके डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। टीचर स्टूडेंट का रिलेशन है तो किसी भी तरह की बात हुई, कोई डेट टाइम बता दीजिएगा तो हम लोग ऑनलाइन हो जाएंगे। ठीक है, आगे जैसा आदेश मिलेगा हम लोग बढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। कल के लिए ऐसा है बेटा, कल मैं नहीं रहूंगा, मेरा कुछ पर्सनल सोशल कमिटमेंट है, तो कल पहले ही बता, आज ही बता दे रहा हूँ बेटा कि आई विल नॉट टेक क्लास टुमारो। ठीक है, तो प्रॉब्लम। हेलो हेलो हेलो